गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोल सिस्टम की। 5th यूनिट है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है उसमें 3 पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है आपका पीक रेजोनेंस। पीक रेजोनेंस को आप रिप्रेजेंट करते हो एमपी से, ठीक है। एमपी से रिप्रेजेंट हम इसलिए अब उसको नहीं करेंगे क्योंकि एमपी से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पीक ओवरशूट को, जो टाइम डोमेन एनालिसिस में आता है। तो हम यहाँ पर एक नया सिंबल ले लेते हैं एम आर, ठीक ना। पीक रेजोनेंस को आप रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एम आर का यूज़ करेंगे, जिससे कि वो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करेगा कि ये आपका जो है पीक ओवरशूट है या पीक रेजोनेंस है, ठीक। तो पीक ओवरशूट आपका जो टाइम डोमेन एनालिसिस में था वो है एमपी, और जो पीक रेजोनेंस आप यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, एमआर, राइट। तो रेजोनेंस जो आपका पीक रेजोनेंस है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। और कब होगा, जब आपका मैग्नीट्यूड, आपके फंक्शन का मैग्नीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक। तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जहां उसका मैक्सिमा निकलेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं। उस मैक्सिमा पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या कहलाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो क्या कहलाएगा, एम आर, पीक रेजोनेंस, राइट। अभी क्या है, तीसरा जो पैरामीटर, 2 पैरामीटर आपके हो गए, एक पीक रेजोनेंस, दूसरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तीसरा पैरामीटर है आपका बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कौन सी वैल्यू है, बैंडविड्थ वो वैल्यू है, वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 dB डाउन हो जाए, 0 फ्रीक्वेंसी वैल्यू से 3 dB डाउन हो जाए, और 70.7% ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी वैल्यू का पहुंच जाए, और 0.707 ऑफ 0 फ्रीक्वेंसी वैल्यू का आ जाए, जिस फ्रीक्वेंसी पर आपका मैग्नीट्यूड, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, वही फ्रीक्वेंसी आपकी बनती है बैंडविड्थ, राइट। अब इन तीनों का मैथमेटिकल रिलेशन हम देखने चल रहे हैं कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि एमपी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, एमपी कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, एमपी कैलकुलेट करने के लिए या एमआर कैलकुलेट करने के लिए आपको मैक्सिमा कैलकुलेट करना होगा, ठीक ना। आप मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे और उस मैक्सिमा से आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और पीक रेजोनेंस दोनों कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब आप मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होकर आता है वो आता है ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उस समय आपको एक कंडीशन दिखेगी कि जीटा ग्रेटर देन 1 और जीटा लेस देन 1, ठीक ना। तो यहाँ 1 की कंडीशन नहीं आती है, यहाँ क्या आता है, व्हेन जीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0.707, उस टाइम पर आपका रेजोनेंस क्रिएट होगा, ठीक ना। जिस टाइम पर जीटा 0.707 या उससे कम होगा उस टाइम पर रेजोनेंस अकर होगा, ठीक है। और जब रेजोनेंस अकर होगा तभी आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगा। जब आप 707 से अबव रहेंगे, 0.707 से अबव जब जीटा रहेगा तो वहाँ आपका रेजोनेंस अकर नहीं होगा, क्योंकि उस हर वैल्यू के लिए जब आपका जीटा 0.707 से अबव जा रहा होगा वहाँ पर आपका ओमेगा आर कितना हो जाएगा, ओमेगा आर 0 हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, और जो आपका रेजोनेंस पीक होगा एम आर वो कितना आ जाएगा, 1, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा फॉर जीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0.707 और फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रेजोनेंस के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जीटा कितना होना चाहिए, जीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.707। क्लियर है। तो 0.707 से कम हमें रखना है जीटा को, तब हमें क्या आएगा, ओमेगा आर, और ओमेगा आर कितना आएगा, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। जब इससे आप अपना मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर तब क्या मिलता है, एम आर, ठीक ना।
एम आर क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू कितनी आ रही, 1/2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक, तो ये फॉर्मूले बस आप याद रखें, इनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है आगे न्यूमेरिकल में, कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर, और रेजोनेंस पीक कितना होगा, 1/2 जीटा अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर है ना। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ मैंने आपको बताया कि जब मैग्नीट्यूड रह जाए आपका 0.707 तक, तब आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ। तो हम क्या करेंगे, अपने मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देंगे 0.707 के, और उस टाइम पर आपका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे, तो वही फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगा, बैंडविड्थ। ठीक ना। तो बैंडविड्थ का रिलेशन देखो क्या आ रहा है, बैंडविड्थ का रिलेशन आपके सामने कैलकुलेट करने पर आ रहा है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 जीटा पावर 4 माइनस 4 जीटा स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 1/2। ठीक ना। तो ये है आपका बैंडविड्थ, राइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है कैलकुलेट होगा इफेक्ट ऑफ एडिंग अ ज़ीरो टू द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन। अगर आप आपके फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफ़र फंक्शन में एक ज़ीरो ऐड करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो थियरी की चीज़ें हैं, मैं यहाँ पर थियरी वाली चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। मैं यहाँ जो डिस्कस करूँगा वो आपके न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करूँगा। तो इसलिए अब हम सीधे आते हैं पोलर प्लॉट पर, राइट। तो पोलर प्लॉट अब आपको ड्रॉ करना है। पोलर प्लॉट हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, जैसे आपने रूट लोकस ड्रॉ किया था पिछले यूनिट में। रूट लोकस आपने ड्रॉ किया था कैसे, फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS से। तो यहाँ भी आपको GSHS ही चाहिए होगा पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हैं पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के, आप ये देखिए। पहला स्टेप क्या है, सब्स्टिट्यूट S इज इक्वल टू J ओमेगा इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS। तो जो आपको GSHS मिलेगा उसमें आपको S की जगह J ओमेगा पुट करना है। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास साइनोसॉइडल इनपुट नहीं होता है तब तक तो हम उसको S में रख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं बाय यूजिंग रूट लोकस और आपका जो है राउथ हर्विस क्राइटेरिया। लेकिन जब आपका साइनोसॉइडल इनपुट आता है तब आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी बता पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो वहाँ आपको क्या चाहिए, साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट, और उसके लिए आपको S को J ओमेगा पुट करना ही पड़ेगा। ठीक ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, S को J ओमेगा पुट करेंगे। अगला स्टेप क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ G ओमेगा H ओमेगा। अब इन दोनों का आपको मैग्नीट्यूड और फेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब आपका साइनोसॉइडल इनपुट आएगा तो वहाँ फेज का जो है रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक ना। अभी तक हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड और फेज दोनों का रोल आएगा। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड और फेज ऑफ G ओमेगा H ओमेगा। ठीक है। स्टेप 3 क्या कहता है, आपके मैग्नीट्यूड और फेज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है एट ओमेगा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर। ठीक ना। ओमेगा इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी पर अलग अलग हम अपना मैग्नीट्यूड और एंगल मीन्स फेज कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 4 आपका क्या है, चेक वेदर द पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स द रियल एक्सिस, और 5th पॉइंट देखो, चेक वेदर द पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स द इमेजिनरी एक्सिस। ठीक ना। तो कोई प्लॉट, आपका जो पोलर प्लॉट है वो आपके रियल एक्सिस को और इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, अभी आपका जो ये फंक्शन बन रहा है ट्रांसफ़र फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन, जो आपने S की जगह J ओमेगा पुट कर दिया, तो J ओमेगा पुट करने से क्या होगा, वो रियल और इमेजिनरी में ब्रेक हो सकता है। ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, अपने G ओमेगा H ओमेगा को रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद
अब आपके पास एक रियल पार्ट आ गया, एक इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो अब वो जो फंक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया ना, ए प्लस जे बी टाइप का। अब वो जो ए प्लस जे बी का कर्व है, ग्राफ है, वो आपके रियल लाइन को कहाँ कट करेगा? जब इमेजिनरी वैल्यू उसकी ज़ीरो होगी। जब इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा तभी तो रियल लाइन को टच करेगा। और इमेजिनरी पार्ट को कब टच करेगा? जब रियल वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक ना, तब वो इमेजिनरी एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम आपके पोलर प्लॉट का भी इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये पता करना हो कि आपका पोलर प्लॉट रियल लाइन को कब टच कर रहा है, रियल एक्सिस को कब टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो कर देंगे। वहाँ से आपकी आएगी फ्रीक्वेंसी कि किस फ्रीक्वेंसी पर आपका जो है वैल्यू, आपका प्लॉट रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। उस फ्रीक्वेंसी पर आपका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही जब हम रियल पार्ट को ज़ीरो करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि प्लॉट हमारा जो है वो कहाँ इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे, और उस फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड क्या है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इतना करने के बाद अब हमारा जो है प्लॉट रेडी हो जाएगा इजीली इन वैल्यूज़ की हेल्प से। ठीक ना? अच्छा, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर हम समझाते हैं कैसे कैसे आपका प्लॉट रेडी हो रहा है। देखिए, एक GSHS आपके सामने है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपके सामने है। क्या है? 5 डिवाइडेड बाई s इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ठीक ना? इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है? s को j ओमेगा पुट करना है, तो हम सबसे पहले s को j ओमेगा पुट करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? उसका आप मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट करेंगे, तो मैग्नीट्यूड और एंगल आप उसका फाइंड आउट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं? उसका मॉड ले लो, हर एक पार्ट का मॉड ले लो। जैसे j ओमेगा का क्या बनेगा? सिर्फ j ओमेगा ही बनेगा, सॉरी, j ओमेगा का क्या बन जाएगा? ओमेगा बन जाएगा। 1 प्लस जे ओमेगा है, 1 प्लस जे ओमेगा क्या बनेगा? अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ जे ओमेगा प्लस 2 का क्या बनेगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक ना? तो इस तरीके से आपका जो है मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और 5 जो ऊपर में है 5 का 5 ही रहेगा। ठीक, तो आपका मैग्नीट्यूड यहाँ से कैलकुलेट हो गया। एंगल के लिए आप क्या करते हैं? जैसे a प्लस जे बी आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका फेज कैसे कैलकुलेट करते हो? tan इनवर्स b बाई ए। ठीक ना? अगर वही 1 बाई ए माइनस ए प्लस जे बी हो तब क्या करेंगे? तब आप क्या करते हैं? माइनस ऑफ tan इनवर्स b बाई ए कर देते हो, यही करते हो ना। ठीक है, तो माइनस, अगर डिनोमिनेटर में है तो माइनस ऑफ tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर में है तो सिर्फ tan इनवर्स b बाई ए हो जाएगा। अब यहाँ देखो, j ओमेगा है, j ओमेगा का अगर हम एंगल कैलकुलेट करें तो यहाँ रियल पार्ट तो है नहीं और नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो माइनस tan इनवर्स b बाई 0। ठीक ना? मीन्स माइनस tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होगा? 90 डिग्री, तो माइनस 90 डिग्री इसका बन गया। फिर है 1 प्लस जे ओमेगा, तो ये बनेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ये क्या है? 2 प्लस जे ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 2। ठीक, तो ये तीन वैल्यूज आपकी आई, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका एंगल हो जाएगा, फेज रेडी हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आ गया, फेज आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हमें चाहिए वैल्यूज, एंगल और मैग्नीट्यूड की वैल्यूज ओमेगा इज इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी पे अलग अलग। तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर आपका मैग्नीट्यूड देखिए, यहाँ जो आपका मैग्नीट्यूड ऊपर है इसमें ओमेगा 0 पुट करो। जब नीचे 0 पुट करोगे तो ये पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ओमेगा 0 पर मैग्नीट्यूड इनफाइनाइट हो रहा है। ओमेगा इनफाइनाइट पुट करो तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0। ठीक ना? तो ओमेगा इनफाइनाइट पर मैग्नीट्यूड क्या हो गया? 0। अच्छा, एंगल देखो, जब ओमेगा 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 0 बचा क्या? माइनस 90। जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट 90, तो माइनस 90 माइनस 90 माइनस 90,
तो -270 ये बन गया, ठीक ना। तो एक बना आपका एंगल -90°, एक बना -270°, ठीक ना। तो ये आपकी आ गई वैल्यूज। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि पोलर प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा, फ्रॉम ओमेगा इज इक्वल टू 0, और कहाँ एंड होगा, एट ओमेगा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर आपका इन्फिनाइट है m, तो m इज इक्वल टू इन्फिनाइट से शुरू होगा इस केस में, और m इज इक्वल टू 0 पर जाके एंड होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा को रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो देखो यहाँ पर कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक किया गया। ब्रेक करने के बाद जब हम रियल पार्ट को 0 करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस पर मिलेगा, जब इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट रियल एक्सिस पर मिलेगा, ठीक ना। यहाँ कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट 0 किया गया, इमेजिनरी पार्ट 0 करते ही, अच्छा अब ये देखो ये वैल्यू 0 कब कब होगी, पहला न्यूमरेटर को आप 0 करो, न्यूमरेटर 0 करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आता है, +-√2, ठीक ना। तो +-√2 में हम क्या वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी। तो √2 पर आपका क्या आ रहा है, आपका पूरा इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर को तो हम छोड़ नहीं सकते, डिनोमिनेटर की वजह से भी तो ये 0 हो रहा है। अब डिनोमिनेटर में ओमेगा की वैल्यू क्या रखें कि पूरा 0 होगा, तो अगर हम ओमेगा को इनफाइनाइट पुट कर दें तब भी तो ये 0 हो जाएगा, ठीक। तब देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर भी, सॉरी इनफाइनाइट पर भी 0 हो रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू √2 पर भी ये 0 हो रहा है, ठीक है। तो दो जगह पे आपका जो फंक्शन है, आपका जो पोलर प्लॉट है वो क्या होगा, आपके रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक ना। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान दो, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर, मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ आपको, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड कितना है, इनफाइनाइट। ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर मैग्नीट्यूड कितना है, 0, ठीक ना। तो जब आप एक्सिस बनाओगे तो उसमें ओरिजिन पर तो m इज इक्वल टू 0 होगा, लेकिन कहीं बाहर इनफाइनाइट पर m इज इक्वल टू इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी आपका जो है प्लॉट रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर भी आपका प्लॉट इमेजिनरी सॉरी रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। अच्छा आगे अब बढ़ो, रियल पार्ट को अब हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। जब हम रियल पार्ट को 0 करते हैं तब हमें क्या मिलता है, रियल पार्ट को 0 करने से हमें क्या मिलता है, यहाँ से देखो ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर ये इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा यहाँ भी ओमेगा इज इक्वल टू इनफिनाइट आ रहा है, इस इनफिनाइट पर भी ये आपके रियल पार्ट को सॉरी इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो दोनों जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अच्छा सामने क्या क्या आया कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे आपके इमेजिनरी एक्सिस को आपका पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट करेगा। मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर आपका है m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक ना। तो इनफाइनाइट पर आपका प्लॉट इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। दूसरा ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी आपका प्लॉट इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब m इज इक्वल टू 0 पर तो कर ही रहा है, वहीं से निकल ही रहा है, ठीक है। और वहीं से निकल रहा है तो ओरिजिन से ही निकल रहा है, तो वहीं पर वो रियल एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसा आपने अभी देखा था कि ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी वो रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, ठीक। तो अब आपको अपना प्लॉट ड्रॉ करना है, उसके लिए अब आपको क्या चाहिए, एंगल, कि किस एंगल पर आपका प्लॉट रियल और इमेजिनरी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो जो यहाँ आपका जब आपने इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी पार्ट को 0 पुट किया था तो वहाँ से आपकी वैल्यू आई थी ओमेगा की, एक इनफाइनाइट और एक √2। तो ओमेगा इज इक्वल टू √2 पर आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, -180 डिग्री, ठीक ना। ओमेगा इज इक्वल टू √2 जब हम पुट करते हैं आपके फेज एंगल में
ये जो आपका फेज एंगल है, एंगल थीटा माइनस 90 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा बाई 2, उसमें जब आप पुट करते हैं √2 ओमेगा की वैल्यू, तो वहाँ से एंगल आता है -180 डिग्री, ठीक ना। -180 डिग्री जो आपका आ रहा है, उस पर आपका पोलर प्लॉट रियल एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर एंगल कहाँ है, वहाँ पर एंगल आपका 0 डिग्री पर है। 0 या 270, -270 है। देखो ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर एंगल कितना है, -270, ठीक। ऐसे ही जब रियल पार्ट को आप 0 करते हो, उस टाइम पे आपका जो एंगल आ रहा है वो कितना आएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर एंगल कितना होगा, -90, और ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर कितना होगा, -270, ठीक ना। अब हमें पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। अभी तक जितनी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की उनको ध्यान में रखना, उनको ध्यान में रखते हुए अब हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे। आपको मैं बताते चल रहा हूँ, समझते चलो। पोलर प्लॉट में क्या करना है, एक एक्सिस जैसे आप हमेशा बनाते हो वैसे ही बनाना है। एक्सिस में ऊपर आप जो आपका वर्टिकल एक्सिस होगा वो क्या है, इमेजिनरी एक्सिस। जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो क्या है, रियल एक्सिस। बीच में ओरिजिन पर आपका होगा m इज इक्वल टू 0, और वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, ओमेगा इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ ये आपने लिख दिया। एंगल समझो किधर है, ओरिजिन से पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो रियल एक्सिस जा रहा है उस पर आपका है 0 डिग्री। अच्छा, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ओरिजिन से ऊपर की ओर जो आपका एक्सिस जा रहा है उस पर 90 डिग्री होता है, ठीक ना। फिर और एंटी क्लॉकवाइज चलो तो आपका जो अपोजिट डायरेक्शन है रियल एक्सिस का, उधर क्या मिलेगा, उधर मिलेगा उधर +180 डिग्री। फिर और एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो ओरिजिन से नीचे की ओर जो आपकी लाइन आती है एक्सिस की, उस पर मिलता है 270 डिग्री, ठीक ना। और फिर जब आप वापस आओगे आपके पॉजिटिव एंड पर, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, तो वहाँ क्या मिलता है 360 डिग्री, ठीक। अब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ आपको पॉजिटिव रियल एक्सिस पे 0 डिग्री, नीचे आएंगे तो -90 डिग्री, फिर और 90 डिग्री घूमेंगे तो -180 डिग्री, फिर और 90 डिग्री घूमोगे तो -270 डिग्री। मतलब जहाँ 90 मिल रहा था वहाँ -270, जहाँ 270 था वहाँ -90। फिर जब घूम कर आओगे तो 0 जहाँ था वहाँ क्या मिल जाएगा, -360 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से आपको अपना एंगल का एडजस्टमेंट करना है ताकि अब आप अपने प्लॉट को ड्रॉ कर सकें। तो क्या कहा जा रहा है कि जब ओमेगा इनफाइनाइट है तो मैग्नीट्यूड कितना है, 0 डिग्री। एंगल कितना है, -270 डिग्री, मतलब -270 वाले के पैरेलल आपकी लाइन आनी है। जब ओमेगा 0 होगा तब आपको कहाँ जाना है, m इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, और एंगल कितना है, -90। -90 मीन्स आपको ये जो नीचे वाला एक्सिस है इसकी ओर आना है, ठीक है, इसकी ओर आपको आना है, तब जाके आपका -90 डिग्री रेडी होगा, ठीक। तो ये 2 पॉइंट आपके रेडी हो गए। तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन आपका एक तो ओरिजिन पर ही है तो उसको छोड़ दो, एक इनफाइनाइट पर है उसको छोड़ दो, एक आपका जो है ओमेगा इज इक्वल टू √2 पर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू √2 पर आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना है, 0.83 -0.83, और एंगल कितना आ रहा है वहाँ पे, एंगल आ रहा था -180 डिग्री। मतलब -180 डिग्री वाली लाइन पर आपका प्लॉट कट करेगा, जहाँ कट करेगा वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, √2 होगी, ठीक। तो वहाँ से आप लेकर एक कर्व ओमेगा इज इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन तक ले आएंगे, और ऐसे ले आएंगे कि जो आपका एंड होगा वो ऊपर वाले एक्सिस के पैरेलल आएगा, मीन्स -270 वाले एक्सिस के पैरेलल आएगा, ठीक ना। तो आप इसको ऐसे घुमाकर जैसे आपके ग्राफ में दिख रहा है वैसे ले आएंगे। नीचे ले जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे स्ट्रेट लाइन लेते जाइए, या आप उसको थोड़ा कर्व देकर आपके -90 वाले के पैरेलल लेते आइए। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इनफाइनाइट पर ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी, ठीक है। तो हम उसको अगर घुमा कर लेते हैं तो साफ दिखेगा कि वो इनफाइनाइट पर मिल रही है,
ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका एक तरीका है पोलर प्लॉट बनाने का। एक सिंपल पोलर प्लॉट ऐसे आपका बनता है। ठीक है। कुछ और अलग अलग सिस्टम के पोलर प्लॉट्स हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही।